नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? किसने जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। सभी लोग जानते हैं कि बंगाल जो विभाजन हुआ था उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्लियर? स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल में लाखों तादादों के रूप में जो है सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया रहा था। तो कह रहा है कि किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था। कौन किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, सैयद हैदर रजा ने किया था। क्लियर? जबकि मद्रास में जो है चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। जबकि मुंबई एवं पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए हम सभी को डिटेल्स रूप में बता दे रहे हैं कि मुंबई एवं पुणे में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। जबकि मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। क्लियर हो गया होगा? उसी प्रकार पंजाब में किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था एवं अजीत सिंह ने किया था। पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने किया था। क्लियर हो गया होगा? इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा ताकि एक एक पॉइंट जो है, एक एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम तक पहुंचाएगा दोस्तों। और एग्जाम की सफलता ही आपकी सफलता है, इसलिए आप सुनिश्चित कीजिए कि मैं जो है इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। इसलिए सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिए और सभी वीडियो देखिए, तब जाकर के एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक की चर्चा करते हैं हम लोग। तो प्रतिजैविक जो है इसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। प्रतिजैविक को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। और एंटीबायोटिक का जो खोज किया था किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? एंटीबायोटिक का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्लियर हो गया होगा? तो अब देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक कौन कौन है, तब जाकर के हम लोग को एलिमिनेट करने में क्या होगा? सुविधा होगा। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो प्रतिजैविक के बारे में एंटीबायोटिक के रूप में देखते हैं कौन कौन है। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। ये तो हम लोग जानते हैं कि पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है। क्लियर? एक हो गया पेनिसिलिन, दूसरा हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा हो गया टेट्रासाइक्लिन और चौथा हो गया एरिथ्रोमाइसिन। ये 4 प्रकार के एंटीबायोटिक हम बताए और ये चारों जो है क्वेश्चन एग्जाम में एलिमिनेट करने के लिए पूछ लेता है कि कौन इसमें जो एंटीबायोटिक है। क्लियर? तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये चारों नाम याद रखिएगा, तब जाकर के जो है एग्जाम में आपको एलिमिनेट करने में सुविधा होगा और एग्जाम में आपका सही होगा। रिलैक्सिन का नाम सुने हैं? रिलैक्सिन जो है एक मादा हार्मोन है। रिलैक्सिन क्या है? मादा हार्मोन है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। एलिमिनेट कर लिए हम लोग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? कौन सा वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। ये सही थोड़ा कर लीजिएगा, पर्णपाती वन हो जाएगा। क्लियर? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो कि भारत के क्या हो जाता है? अधिक क्षेत्रों में, भारत के सबसे बड़ा क्षेत्र में ये जो है पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा? इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मानसूनी वन भी कहा जाता है। इसमें 70 से 200 कितना? 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें कितना वर्षा होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इस वर्षा वाले क्षेत्रों में चंदन का पेड़, शीशम का पेड़,
टीक, बांस इत्यादि का जो है पेड़ वृक्ष उगते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चंदन का पेड़, शीशम, टीक, बांस, ये सब जो है पेड़ उगते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर का नाम सुने होंगे। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार कच्चे आम में भी टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। जबकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और खट्टे पदार्थ नींबू में किसका क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन गैस, ये गैर हो जाए, गैर है, कथा कि निम्न में कौन गैर संवैधानिक निकाय है? निम्न में से जो है कौन गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय जो है कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो जाएगा। क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद जो है संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन है। कितना है? अंतर्राज्यीय परिषद का जो वर्णन है वो संविधान के 263 अनुच्छेद में वर्णन है। क्लियर। वित्त आयोग का जो वर्णन है ये संविधान के 200 अनुच्छेद 280 में वर्णन है। और निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग का नाम जो है ये 324 से अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य जो है निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है। कितना? 329 तक। क्लियर हो गया होगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 में है, वित्त आयोग का गठन 280 में है, जबकि निर्वाचन आयोग का गठन 324 से 329 में है। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एलिमिनेट हो जाता है और ये जो हो जाएगा संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय यही है। क्लियर। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। क्लियर हो गया होगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क दक्षेस का सदस्य देश नहीं है। सार्क जो है, सार्क को दक्षेस बोला जाता है। सार्क दक्षेस का सदस्य देश नहीं है। कौन सदस्य देश नहीं है? तो एक एक करके हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि सार्क में कौन कौन देश है, तभी हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं और ये सही होगा। तो पहली बात है कि सार्क का जो स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। पहला सम्मेलन जो हुआ था इसका सार्क का ढाका में हुआ था। बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुआ था। इसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर क्या बोलते हैं? रीजनल कॉरपोरेशन बोलते हैं। क्लियर। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क का पूर्ण नाम है, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। इसमें 8 सदस्य देश है। सार्क में कितने सदस्य देश है? 8 सदस्य देश है। कौन कौन है? भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और नेपाल है। इस तरह से याद रखिएगा। भारत का जितना भी पड़ोसी देश है तो सभी पड़ोसी देश जो है सार्क में शामिल है। तो भारत के आसपास जो हम इर्द गिर्द को सभी जो है वो सार्क का सदस्य है। कैसे याद कीजिएगा? जैसे भारत, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और कौन बच गया? मालदीव और नेपाल बच गया। तो इस तरह से 8 सदस्य देश हो गया। कौन कौन? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल
और एक मालदीव हो गया। ये 8 सदस्य देश है इसका। अब इस 8 सदस्य देश में आप एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से, और ये आंसर आसानी में आपका हो जाएगा। तो इसमें बर्मा जो है ये नहीं है। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बर्मा हो जाएगा। मालदीव है, भूटान है, अफगानिस्तान है। क्लियर हो गया होगा? तो 8 सदस्य देश है जिसकी स्थापना जो है, सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। इसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस महासागर का आकार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम मॉडल तैयार किया गया है दोस्तों, इसलिए आप सभी क्वेश्चन, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। जो भी हम वीडियो दिए हैं आपके लिए, आपके एग्जाम को संपूर्ण रूप से तैयारी कराएगा। तो क्या क्वेश्चन है? किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस आकार के, एस अक्षर के समान है? तो किस महासागर का आकार जो है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? तो अंग्रेजी के जो एस अक्षर के समान है वो अटलांटिक महासागर का है। किसका है? अटलांटिक महासागर का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन सा महासागर है जिसकी आकार त्रिभुजाकार है। ये भी ध्यान में रखिएगा, कौन ऐसा महासागर है जिसकी आकार त्रिभुजाकार है? तो प्रशांत महासागर है। जबकि एस अक्षर के समान किसका आकार है? अटलांटिक महासागर का है दोस्तों। ये दोनों क्लियर एकदम रखिएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है और आपको एग्जाम में कंफ्यूजन दे देगा। इसलिए कंफ्यूजन नहीं कीजिए। इसलिए एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम मॉडल के रूप में आपके लिए, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के बिहार फाउंडेशन और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय सहयोग से कहां विदेश संपर्क कार्यक्रम का आयोजित किया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बिहार सरकार के बिहार फाउंडेशन और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय सहयोग से कहां विदेश संपर्क कार्यक्रम का आयोजित किया गया है? तो कहां पर किया गया है ये? तो पटना में किया गया है। कहां किया गया है? पटना में किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस है। क्या है? होमोसेपियंस है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़ा तैयार करने का, सूती जो कपड़ा होता है, कहता है कि सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? तो कवास जी नानाजी डाबर ने किया था दोस्तों। कौन क्या था? कवास जी नानाजी डाबर ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? गजनी के साम्राज्य का जो स्थापना किया था वो अलप्तगीन ने किया था। 932 ईस्वी में किया था। अब क्या था? 932 ईस्वी में क्या था? अलप्तगीन नामक व्यक्ति ने किया था, जो कि ऑप्शन बी है। क्लियर? गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अलप्तगीन ने किया था 932 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों के सीमाओं से लगा हुआ राज्य कौन है? सर्वाधिक राज्यों के सीमाओं से लगा हुआ राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? सर्वाधिक राज्यों के साथ जो है सीमा लगा है इसका उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं नवाचार परिषदों के लिए समझौता किनके मध्य हुआ है? विज्ञान एवं नवाचार परिषदों के लिए समझौता किसके मध्य हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक एक करके हम लोग कथन को देखते हैं। पहला कथन है कि यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। बिल्कुल जो है यूएनडीपी का जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये अमेरिका में पड़ता है। ऑप्शन ए सही है। दूसरा है, अरबों ने सिंध पर आक्रमण 702 में किया था। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों।
अरबों ने सिंध पर आक्रमण जो किया था 712 ईस्वी में किया था, एकदम ध्यान में रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था, तो 712 ईस्वी में किया था। क्लियर। तीसरा है गजनी ने नगरकोट के विरुद्ध 1008 में हमला किया था, तो बिल्कुल ये सही है, गजनी ने अमरकोट के विरुद्ध 1008 ईस्वी में जो है हमला किया था, ये सही है। तीसरा है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, ये भी बिल्कुल सही है, अर्थात ये तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो ऑप्शन कौन कहता है कि असत्य है, तो ऑप्शन बी जो है ये असत्य है, क्योंकि अरबों ने सिंध पर आक्रमण 702 में नहीं करके कब किया था, 712 ईस्वी में किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, एक एक एग्जामिनेशन आपको सफलता तक लेके जाएगा दोस्तों। कहता है कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो वर्णक है वह कौन है, ये वर्णक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्णक कौन है, तो फाइकोसाइनिन होता है। कौन होता है, फाइकोसाइनिन होता है, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा दोस्तों, इसलिए नन ऑफ दिस कर लीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा, फाइकोसाइनिन लिख लीजिएगा, फाइकोसाइनिन। क्लियर, फाइकोसाइनिन। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, जबकि वर्तमान में जो है राजीव कुमार है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की चर्चा कर रहा है ये, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है ये, मुख्य चुनाव आयुक्त कर लीजिएगा, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, जबकि अभी वर्तमान में जो है राजीव कुमार है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में श्रीलंका भारत से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है। दक्षिण में श्रीलंका जो है भारत से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, तो कौन सा जल संधि के द्वारा अलग होता है, पाक जलडमरू के संधि से होता है। ये पाक जलडमरू कर लीजिएगा आप लोग, ये पाकिस्तान लिख दिया है, इसको पाक कर लीजिएगा आप लोग, पाक जलडमरू मध्य से ये क्या होता है, जल संधि से अलग होता है। क्लियर, तो ये पाक हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही कर लीजिएगा आप लोग, पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि। क्लियर। दक्षिण में श्रीलंका भारत से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, तो पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता ज्ञापन है, ये देखिए ज्ञापन कर लीजिएगा आप लोग, ये जापान लिख दिया है, ज्ञापन। कहता कि जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सहयोगी देश कौन है। जो सहयोगी देश है इसमें कौन कौन है, भारत और इजराइल है, भारत और इजराइल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता जो किया है वो भारत और इजराइल के बीच हुआ है। किसके बीच, भारत और इजराइल के बीच हुआ है, जल प्रौद्योगिकी केंद्र के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और किसके बीच समझौता हुआ है। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और किसके बीच समझौता हुआ है, तो आईआईटी कानपुर के बीच समझौता हुआ है। किसके बीच हुआ है, एरोस्पेस जो है
एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और किसके मध्य समझौता हुआ है? तो आईआईटी कानपुर के हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या क्या थी? संविधान सभा में जो है महिलाओं की संख्या थी 15 थी। कितना थी? 15 थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जोजिला जो है दर्रा ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद का सदस्य के कार्यकाल पूछ लिया है, तो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। जबकि विधानसभा में जो व्यक्ति को निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा? विधानसभा में व्यक्तियों को निर्वाचित होने के लिए कितना वर्ष चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। जबकि कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। क्लियर? और विधान परिषद के सदस्यों का जो अहर्ता जो दिया हुआ है, तो अहर्ता किस में दिया है? 173 में दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 173 में अहर्ताएं दिया हुआ है। क्लियर? याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा, देखिए बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है। याद रखिएगा कि बिहार विधानसभा में जो है सदस्यों की कुल संख्या 243 है। जबकि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? 75 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है और विधानसभा में जो है 243 है। और लोकसभा में कितना है? 40 है। और राज्यसभा में कितना है? 16 है। एकदम ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्च 2022 में नागालैंड जो है, नागालैंड का जो विधानसभा था वो नेभा प्लेटफॉर्म पेपरलेस मोड पर आने वाला प्रथम राज्य बन गया था दोस्तों। मार्च 2022 में नागालैंड क्या हुआ था? नेभा NEVA नेभा प्लेटफॉर्म पर यानी कि पेपरलेस मोड पर आने वाला पहला राज्य बन गया था। ये नागालैंड विधानसभा की चर्चा कर रहा है। अगर विधान परिषद की अगर चर्चा करेगा तो वो बिहार विधान परिषद है, जो कि नेभा प्लेटफॉर्म पर जो है सबसे पहले आया था। तो बिहार विधान परिषद जो है 2021 में आया था, जो कि शीतकालीन सत्र हुआ था और पूरी तरीका से पेपरलेस मोड में आयोजित किया गया था। क्लियर? तो नेभा प्लेटफॉर्म पर आयोजित जो सबसे पहले जो किया था वो पेपरलेस मोड जो किया था, किसने किया था? विधान परिषद में बिहार किया था और विधानसभा में जो है नागालैंड किया था। बिहार जो है 2021 में किया था और वो नागालैंड जो है 2022 में किया। क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का नाम जानते हैं। राज्यसभा जो है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है। क्यों? कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। बजट के पेश करने में कितने चरण होते हैं? बजट को जो पेश किया जाता है, हम लोग बार बार जो है हर साल बजट नाम सुनते हैं। बजट को पेश करने में कितने चरण होता है? तो 6 चरणों में बजट को पेश किया जाता है। 6 चरणों में बजट को क्या करते हैं? पेश करने में जो है 6 चरण होता है। कौन कौन? पहले तो पेश किया जाता है। बजट को क्या किया जाता है? पेश किया जाता है, पहला बात। दूसरी बात है कि पेश जब होता है तो उस पर बहस होता है। पेश के बाद क्या होता है? बहस होता है। तीसरी बात होता है कि विभागीय समितियां होता है। बहस के बाद क्या होता है? विभागीय समितियां होता है। फिर उस पर अनुदान मांग होता है।
चौथा, और फिर पांचवा तो होता है विनियोग विधेयक होता है, तब जा करके लास्ट में होता है कि बजट पास होता है। तो इस तरह से 6 चरण में जो है बजट को क्या किया जाता है, पेश करने का, पास होता है। पेश से लेकर के पास तक में ये 6 चरण होते हैं। क्लियर? पेश, बहस, विभागीय समितियां, अनुदान मांग, विनियोग विधेयक एवं पास। क्लियर? तो 6 चरण हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टता जो होता है वो बढ़ती है। वोल्टता क्या होता है? बढ़ती है। क्लियर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? वोल्टता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टता बढ़ जाती है। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चागोस द्वीप समूह कहाँ है? चागोस द्वीप समूह कहाँ है? तो ये हिंद महासागर में पड़ता है। चागोस द्वीप समूह कहाँ है? हिंद महासागर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डल झील कहाँ है? तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बनी देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला दरोगा का नाम क्या है? हाल ही में जो बनी है पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा, उसका नाम क्या है? तो मानवी मधु है। क्या नाम है? मानवी मधु नाम है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि बिहार के बांका जिला की है। बिहार के बांका जिला का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।